To invoke international commercial arbitration, it is necessary that at least one of the party is, इसके चार ऑप्शंस क्या हैं? A body corporate which is incorporated in any country other than India, government of a foreign country, या फिर an individual who is a national of or habitually resident in any country other than India, मतलब किसी भी देश का हो लेकिन इंडिया का ना हो. लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी ऑप्शन सही हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तब जरूरी होता है जब इनमें से कोई एक हो या सभी हो. एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. स्टूडेंट्स, फ्रेश एडवोकेट्स, खेलें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर का क्विज कंपटीशन और जीतें लाखों के इनाम. ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप टुडे. द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. प्राइवेट आर्बिट्रेशन को और क्या डिस्क्राइब किया जाता है? चार ऑप्शंस हैं: इंटीग्रल आर्बिट्रेशन, कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन या नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव. और इसका राइट आंसर है कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन, मतलब जो आर्बिट्रेशन सहमति से बनाया गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडहॉक आर्बिट्रेशन कैन बी सॉल्व्ड. एडहॉक आर्बिट्रेशन कब हो सकती है भाई? इसकी ऑप्शंस हैं: when the parties involved in commercial transaction choose to incorporate arbitration clause as a part of agreement to refer their future disputes. जब पार्टीज अपने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल दें. सेकेंड ऑप्शन है when a dispute that arose between the parties to a business transaction could not be settled through mediation or conciliation. जब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी भी मध्यस्थते या कहते हैं ना कि बिचौलिए से मामला सेटल ना हो सके, क्या तब एडहॉक आर्बिट्रेशन की जा सकती है? तीसरी ऑप्शन क्या है? व्हेन द पार्टीज एग्री टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और एनी डिफरेंसेस विच हैव अराइजन और मे अराइज, या जब उन पार्टीज में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उनमें कोई मतभेद हो जाता है, तब वो सभी मतभेद को लेके या जो भी डिफरेंसेस हैं उन कुछ डिफरेंसेस को लेके आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं तब. और लास्ट ऑप्शन तो कहता है कि बी और सी जो है वो दोनों सही हैं, ए सही नहीं है. और इसका राइट आंसर है बी, व्हेन अ डिस्प्यूट दैट अरोज बिटवीन द पार्टीज टू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी सेटल्ड थ्रू मीडिएशन और कंसिलिएशन. स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन इज फर्स्ट ऑप्शन imposed on the parties by operation of law. Second option, a compulsory arbitration. थर्ड ऑप्शन कहता है कि वेयर कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज नॉट नेसेसरी. फोर्थ ऑप्शन तो कहता है कि भैया ये सारे के सारे ही सही हैं. और इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. रियली? इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन इज द एपेक्स बॉडी. रियली? क्या ऐसा है? The rules may provide for domestic or international arbitration or for both. लास्ट ऑप्शन तो कहती है कि ये सभी सही हैं. और इसका राइट आंसर है सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव. विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन टू whom the matters in the dispute are submitted by the parties. Second option, the arbitral tribunal can make law of its own. Third option, the arbitral tribunal is the creature of an agreement. Last option कहता है कि B और C जो हैं वो स्टेटमेंट सही नहीं है. और इसका राइट आंसर है The arbitral tribunal can make law of its own. ये गलत स्टेटमेंट है. वह अपना कानून खुद नहीं बना सकता. कोर्ट अंडर सेक्शन 21E ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मींस, इसका क्या मतलब होता है? ये कौन सी कोर्ट है? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट ऑफ एन इंफीरियर ग्रेड, या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, या ये सभी कोर्ट्स होती हैं? और इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अब देखिए इनडायरेक्टली आपको सेक्शन याद हो गया कि सेक्शन 21E क्या कहता है. ए पार्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2, किसका? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. डेफिनेटली हम वही कर रहे हैं. उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग्स,
और लास्ट ऑप्शन तो कहता है कि कोई भी हो सकता है, या ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मालूम नहीं है जी। और इसका राइट आंसर है पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। बेसिकली ये पार्टी जब हम बोलते हैं ना तो दोनों ही पार्टी होती हैं। द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 मीन्स, क्या ऑप्शन है हमारे पास? सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, सोल आर्बिट्रेटर ओनली, या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स ओनली। फोर्थ ऑप्शन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और इसका राइट आंसर है सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। देखो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो कोर्ट का काम करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए उसको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो किसके साथ ले सकता है? क्या चार ऑप्शन है हमारे पास? विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, विद द कंसेंट ऑफ द क्लेमेंट जिसने क्लेम किए हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मतलब उनको कंसेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप किसी को भी बना लेगा। लास्ट ऑप्शन कहता है ऑफ इट्स ओन इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, और इसका राइट आंसर है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। भाई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है अगर उसको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की जरूरत है तो वह पार्टीज की कंसेंट जरूर ले। द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मे अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सुटेबल, ऑप्शंस हैं इंस्टीट्यूट, पर्सन, आइदर इंस्टीट्यूट और पर्सन। डी तो कह रहा है कि ना ए और ना बी, मतलब ना इंस्टीट्यूट और ना ही पर्सन, फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगी। इसका राइट आंसर है दोनों, किसी की भी असिस्टेंस ले सकता है, आइदर इंस्टीट्यूट और अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द चैलेंज टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज टू बी सेंट। ये कब भेजे जाने चाहिए? ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, जब हमें ये जानकारी मिल जाए कि भाई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का गठन किया जा चुका है, या फिर ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द रीजंस ऑफ द चैलेंज आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, या फिर जब आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो गई है। सी तो कहता है शायद ए है या शायद बी है। डी कहता है नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ही ए और ना ही बी है, और इसका राइट आंसर है सी, आइदर ए और बी, मतलब जब गठन हो गया हो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का तब भी आप रिटन स्टेटमेंट दे सकते हो टू चैलेंज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, या जब आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो गई है। नेक्स्ट, ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द चैलेंज टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज टू बी सेंट विद इन। अब इसका कोई टाइम लिमिट भी तो होगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का गठन हो गया है या फिर आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट किया जा चुका है, लेकिन आप जवाब कब दोगे, रिटन स्टेटमेंट कब दोगे, चैलेंज कब करोगे इस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स का? 15 डेज ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द रीजंस, मतलब दोनों में से जब भी आपको पता लग गया है तो आप या तो 15 दिन में दोगे, 30 दिन में, 7 दिन में, या फिर 60 दिन में। इसका राइट आंसर है 15 डेज। The arbitral tribunal has the jurisdiction to rule. Options हैं on its own jurisdiction. Second option है on objections as to the existence of the arbitration agreement. Third option है on objection as to the validity of the arbitration agreement. Fourth option तो कहती है कि ये सभी ठीक हैं, और इसका राइट आंसर है all of the above. ये सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्ली क्वेश्चनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, इसकी ऑप्शंस क्या हैं? मस्ट बी रेज्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। सेकंड ऑप्शन है मे बी रेज्ड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। थर्ड ऑप्शन कहती है कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। फोर्थ ऑप्शन है कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम बिफोर द मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। इसका आंसर सभी को आना चाहिए। राइट आंसर इज मस्ट बी रेज्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। बिल्कुल सही। जब आपने बोलना है कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहां पर नहीं है तो आप बिल्कुल पहली स्टेज पे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टी शैल बी प्रीलिक्विडेड from raising the question of jurisdiction of arbitral tribunal. उसके jurisdiction के ऊपर सवाल उठाने से एक पार्टी को रोका जा सकता है किस स्थिति में?
ऑप्शंस हैं where he has appointed the arbitrator, where he has participated in the appointment of the arbitrator, या दोनों की स्थिति में, या neither A nor B, मतलब कोई भी दोनों स्थिति में नहीं। और इसका राइट आंसर है neither A nor B, मतलब a party shall not be pre-liquidated, मतलब उसको रोका नहीं जाएगा। Next, during the arbitral proceedings, the arbitral tribunal क्या can make interim award, may require a party to provide appropriate security, या A and B both, या फिर A और B दोनों ही नहीं। और इसका राइट आंसर है बोथ A and B इंटरम अवार्ड भी कर सकती है और पार्टी को कह सकती है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज द jurisdiction to award interest on the whole or part of the money, award interest on the whole of the money only, या award interest on part of the money only। डी कहता है बी या सी हो सकता है कि वह इंटरेस्ट इंपोज कर सकता है होल ऑफ द मनी सारे अमाउंट के ऊपर, या पार्ट ऑफ द मनी मतलब कुछ अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट इंपोज कर सकता है। और इसका राइट आंसर है ए अवार्ड इंटरेस्ट ऑन द होल और पार्ट ऑफ द मनी, मतलब उनके पास दोनों ऑप्शन है। Next question. The expression arbitration agreement under section 7 of the Arbitration Conciliation Act means, first option, any agreement which have arisen under the Arbitration Act, चाहे वो 1940 का हो, any agreement to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined relationship, contractual or not। टेक्निकल बात कर रहा है भाई। कोई भी एग्रीमेंट जो सबमिट किया गया आर्बिट्रेशन के लिए, कुछ डिस्प्यूट सर्टन टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर डिस्प्यूट कोई वो आर्बिट्रेशन में लेके जाएं। हो सकता है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको हम आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। ऐसा डिस्प्यूट या तो हो गया हो या फ्यूचर में होना हो, ये भी एक एग्रीमेंट होता है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो एग्रीमेंट में पहले ही लिखवा लेते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कहती है एनी एग्रीमेंट टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन सर्टन डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, जो सिविल नेचर के हों, या एनी एग्रीमेंट टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन सर्टन डिस्प्यूट्स ऑफ क्रिमिनल नेचर। वैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये तो ऑप्शन बाहर ही निकल गई। और इसका राइट आंसर है बी एनी एग्रीमेंट टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टन डिस्प्यूट्स। आगे ऑप्शन देता है विच हैव अराइजन और विच में अराइज। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस MCQ सीरीज। ये MCQ सीरीज इसलिए शुरू की है क्योंकि हर एक लेक्चरर एक्सपर्ट यही सजेस्ट करता है कि आप मॉक टेस्ट जरूर करें। क्वेश्चन 41 से आगे के लिए नेक्स्ट सीरीज जरूर देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 21E, 21G, 21F या नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर है सेक्शन 21F। इसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को डिफाइन किया है। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।